नमस्कार। डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर पीयूष दुबे है। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर और आयुर्वेदिक हूँ। आज हम बात करने वाले राहु के ऊपर। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, राहु सबसे ज्यादा बेनिफिक प्लेनेट है, सबसे ज्यादा शुभ ग्रह राहु है। जी हाँ, मेरे स्टेटमेंट ऐसे ही कॉन्ट्रोवर्शियल हो, लेकिन मैं बिना लॉजिक के नहीं कहता। आप आज तक आप सुनते हैं राहु पापी ग्रह है, मेलेफिक प्लेनेट है, मेलेफिक प्लेनेट है, ये एक साइड। कभी भी कोई प्लेनेट, कोई राशि या एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ भी जानना है तो केवल एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट में नहीं, वैदिक शास्त्रों को पढ़िए। तो आज मैं आपको बताऊंगा राहु क्यों सबसे शुभ है और उससे रिलेटेड क्या क्या प्रेडिक्शन। तो जब आप राहु के बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि राहु एक्चुअली सबसे बेनिफिक प्लेनेट। हमने उसे केवल ऐसा ले रखा कि नहीं नहीं वो मेलेफिक है, पापी ग्रह है। तो सबसे पहला प्रेडिक्शन, राहु जिस भाव में बैठे वो आपको लॉन्ग लास्टिंग फेम दे सकता है। वहां पे आप डेस्टिन्ड है फेम पाने के लिए, फेम, पॉपुलैरिटी। वो चीज आप पास्ट लाइफ से कहें या बाई बर्थ आप लेकर आए, वहां पे आपको कोई नहीं रोक सकता। अब इसका मैं आपको लॉजिक देता हूँ। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि राहु ने अमृत पी लिया था ना, वो धोखे से पिया। नहीं, धोखे से नहीं पिया। जब आप पूरा स्टोरी पढ़ेंगे, आप वामन पुराण, नारद पुराण, ठीक है, और अग्नि पुराण में जाएंगे, बहुत सारे पुराणों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअली जब राहु का देव का बर्थ हुआ था तो उनको ये वरदान था। जब राहु देव का बर्थ हुआ था तो नारद जी आए उनकी माता पिता के पास। राहु की माता का नाम सिंहालिका था, उनके पिता का नाम विप्रचित्ति था, जो दैत्यों के राजा थे। तो नारद जी उनके पास आए, उन्होंने कहा इस पुत्र को मुझे दे दीजिए, क्योंकि ये दानव वंश में पैदा हुआ यही पुत्र है जिसके पास अमर होने का सामर्थ्य। राक्षसों में यही एक ऐसा है जो अमर होने का सामर्थ्य रखता है और अमरता को प्राप्त प्राप्त करेगा। जिसे आप मुझे दे दीजिए, मैं इसका मार्गदर्शन। और फिर राहु ने शुक्राचार्य जी के साथ रह के ज्ञान अर्जित किया और शिव जी की तपस्या की। तब शिव जी ने उन्हें अमर होने का मार्ग बताया था, और शिव जी ने उनसे कहा था कि तुमने मेरी तपस्या की है तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि समय आने पे जब समुद्र मंथन होगा, तब जब अमृत बांटा जा रहा होगा तो तुम देवताओं की लाइन में बैठ जाओ और अमृत पान कर लेना और अमरता को प्राप्त करोगे, और फिर मैं तुम्हें नौ ग्रहों में स्थापित करूँ। तो उसको बाई बर्थ ये वरदान था। और भी बहुत सारी स्टोरी है, मैं पूरी स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली ये था। तब उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की। और शिव जी ने यह भी कहा था कि ये जो मार्ग मैंने तुम्हें बताया ये किसी से तुम्हें कहना नहीं है। समय आने पे जब समुद्र मंथन होगा तब अपने आप ही हो जाएगा। अब हुआ भी ऐसा ही। तो राहु को पहले से पता था, नारद जी ने पहले ही बता दिया था कि अमरता को प्राप्त करेंगे, और उन्होंने शिव जी की तपस्या करके ये वरदान उनसे ले लिया था। तो राहु जिस हाउस में बैठे वो साइन को देखिए, उस साइन के सिग्निफिकेशन, हाउस के सिग्निफिकेशन, प्लेनेट के साथ बैठा प्लेनेट के सिग्निफिकेशन, वो आपको फेम देगा। आपको फेम चाहिए नहीं होता, आप कभी भी देखिए, खुद फेम आपके पास चल के आती है कहीं ना कहीं से एक्सीडेंटल। फिर आप उस पर मेहनत भी करते हैं, ऐसी बात नहीं। राहु फर्स्ट हाउस में बैठे, आप पैदा ही हुए, आप वहां बैठे साइन और प्लेनेट को देखिए, फर्स्ट हाउस के सिग्निफिकेशन देखिए, आपको फेम मिलना है। अब वो फेम कितने बड़े लेवल का होगा अपनी कम्युनिटी में, नेशनल, इंटरनेशनल, वो डिपेंड करेगा ओवरऑल चार्ट पे, राहु के स्ट्रेंथ पे, राहु के डिस्पोजिटर, राहु का डिस्पोजिटर अच्छा होगा। फर्स्ट हाउस में बैठे आपको फेम मिलना है। सेकंड हाउस में बैठे आप अपनी वाणी की वजह से, वहां बैठी राशि को देखा, अपनी वाणी की वजह से, अपनी फैमिली की वजह से। सेकंड हाउस राहु, हो सकता है आपकी फैमिली फेमस रही है, आपकी स्पीच कम्युनिकेशन की वजह से लोग आपको जाने, आपके वेल्थ की वजह से। थर्ड हाउस में बैठे सोशल मीडिया, मास मीडिया, आपकी कोई ऐसी स्किल हो। फोर्थ हाउस में बैठे प्रॉपर्टी आपके पास बहुत है, प्रॉपर्टी की वजह से, आपकी गाड़ियों की वजह से, आपकी फैमिली की वजह से, आपके इमोशनल नेचर की वजह से। फिफ्थ हाउस में बैठे आपकी क्रिएटिव स्किल की वजह से, आपकी एजुकेशन की वजह से। सिक्स हाउस में बैठे आपके हार्ड वर्क, आपकी जॉब, आपके चैरिटेबल नेचर। सेवन्थ हाउस में बैठे तो आपके बिजनेस स्किल की वजह से, आपके रिलेशनशिप स्किल की वजह से। सेवन्थ हाउस राहु वालों की पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छे हैं, वो सबको खुश रखना है, पर्सनल में भले प्रॉब्लम हो जाए। एट्थ हाउस ऑकल्ट एस्ट्रोलॉजी की वजह से,
स्टॉक्स की नॉलेज की वजह से। 9th हाउस में बैठे आपके गाइडेंस, कंसल्टेशन, काउंसलिंग एबिलिटी की वजह से। 10th हाउस में बैठे आपके कैरियर, आपके वर्क प्लेस की वजह से। 11th हाउस में बैठे आपका नेटवर्क सर्कल, सोशल मीडिया। 12th हाउस में बैठे फॉरेन से फेम मिल रहा है, मेडिटेशन, मोक्ष, इन चीजों की वजह से। तो जिस हाउस और जिस साइन में राहु बैठा है, जिस प्लेनेट के साथ बैठा है, वो आपको फेम दे सकता है। आप उसको अपना प्रोफेशन बना सकते हैं, या अपने प्रोफेशन या अपनी स्किल्स में अडेप्ट कीजिए। जुपिटर राहु वालों से बेस्ट टीचर, कंसल्टेंट, काउंसलर कोई होता ही नहीं, आप देखिए। वीनस राहु बैठा, सोशल मीडिया यूज कीजिए, फेम मिलेगा अपने लुक्स, ब्यूटी की वजह से। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि अब दूसरा साइड देखिए, कि राहु जिस हाउस में बैठा हो तो वहां आपको फेम नहीं चाहिए होता। वो आपके पास खुद चल के आती है, फिर आपको रियलाइज होता है कि नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है इस काम। फिर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो दूसरा प्रिडिक्शन, राहु जिस हाउस में बैठे, ना वहां आपके कंफर्ट, आपको कंफर्ट चाहिए, ना लग्जरी चाहिए, ना भोग विलास, फेम भी नहीं चाहिए। बट वो चीजें आपके पास खुद चल के आएंगी, आप अवेयर नहीं होते, आपके पास आ जाती है। फिर आपको समझ आता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मुझे करना है। तब आपको समझ में आता है कि अपनी कम्युनिटी में, अपने फैमिली में केवल आप ही हैं जो इस काम को कर सकते। तो राहु जिस हाउस में बैठेगा, वहां पे आप हमेशा ध्यान रखिए उस हाउस और साइन को चेक। वो चीजें आपको चाहिए नहीं, वो मेटेलिस्टिक चीजें आपको बिल्कुल नहीं चाहिए। आप उनसे खुद दूर भागना चाहते हैं, बट आप उसको छोड़ नहीं पाते, क्योंकि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और साथ ही साथ राहु जिस हाउस में आएगा, जिस साइन और जिस प्लेनेट के साथ होगा, आप जो काम करेंगे वो आपके जानने वाले में कोई नहीं कर सकता। आपकी फैमिली, आपके नोन में किसी के पास वो कैपेसिटी नहीं है करने की। इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों? अब इसका भी स्टोरी में बता। लोग राहु को लग्जरी, ऑब्सेशन से रिलेट करते हैं, वो नेगेटिव साइड है केवल राहु। आप देखिए, राहु जब हुआ था ना, उनके माता पिता राजा रानी, लेकिन नारद जी ने कहा ले गए शुक्राचार्य जी के आश्रम में, बचपन से वो वहीं पे रहे। और उन्होंने कठोर साधना, तपस्या की, और सबसे अच्छे शिष्य थे, बहुत ज्यादा ज्ञान था राहु के। शुक्राचार्य के वो सबसे प्रिय शिष्य थे, और हमेशा उनके आश्रम में रहे, और अपने गुरु के साथ बहुत डिवोटेड रहे। वो कहीं और गए नहीं। फिर समय आने पे जब उनके माता पिता उन्हें लेने आए ना, तब भी उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे यहीं रहने दीजिए, मुझे आश्रम में ही अच्छा। वो आश्रम की सुंदरता से बहुत हुई, और हमेशा अपने गुरु को लेकर डिवोटेड। उसके बाद कई वर्षों तक उन्होंने कठोर तप की। तप करने के बाद जब वापस आए राजा बलि के शासन में, तो राजा बलि ने उनसे कहा कि आप तो हमारे पूर्वज हैं, ये राजपाट आप ही का है। तो राहु ने उनसे निवेदन किया, मुझे ये राजपाट नहीं चाहिए। अगर मुझे राजपाट चाहिए होता तो मैं अपने पिता का राजपाट क्यों छोड़कर आऊं? मुझे ये बताइए, मेरे गुरुदेव कहाँ है? उन्हीं के आश्रम में रहे। तो जीवन भर तो बेचारे आश्रम में रहे। तो आप देखिए, राहु जिस हाउस में बैठे, वो चीजें से आप अटैच होते हैं, छोड़ नहीं पाते, क्योंकि वो आपको लगता है कि अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है करना। बट आपको चाहिए नहीं होता, बैक ऑफ द माइंड ये डिजायर रहता है, कब इसको छोड़ेंगे और कब फ्री हो जाए। फर्स्ट हाउस राहु वालों को कोई अटैचमेंट, वो जो अटैचमेंट है संसार का, वो ये है कि बहुत सारे काम अब इनको समझ में आते हैं कि मुझे ही करना है। अदरवाइज ये खुद चाहते हैं साधना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना। सेकंड हाउस राहु वाला पैसा रखता है, क्योंकि उसको लगता है कि पैसा कमाना। सेकंड हाउस राहु वाला पता है क्या सोचता है? वो सोचता है जितना पैसा है मैं पैसा बांटूं, सबकी गरीबी दूर करूं। उसको पैसे से लगाव नहीं होता, पैसा तो एक्सीडेंटली उसके पास आ जाता है। जब आ जाता है तो उसको लगता है कि और मेहनत करनी है, और मेहनत करनी है। और मेहनत करने के बाद उसको लगता है मेरी अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए। वो हमेशा दूसरों का सोचता है। राहु जिस हाउस में बैठेगा, वहां आप दूसरों का सोचेंगे। खुद अपना कोई अटैचमेंट पैसे से नहीं रहता सेकंड हाउस राहु वाले। उसको तो हमेशा लगता है कब पैसे से छुटकारा मिले, मैं जाके साधना। थर्ड हाउस राहु वालों को सोशल मीडिया, मास मीडिया, इन चीजों से कोई लेना देना। वो तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि और कोई कर नहीं सकता उस काम को, उनको करना है। फोर्थ हाउस राहु है, प्रॉपर्टी, लग्जरी, कंफर्ट से कोई लेना देना, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, फैमिली, सोसाइटी। फोर्थ हाउस सोसाइटी, मासेस का है, उनके लिए करना है। अपना तो हमेशा ये थॉट रहता है कब इन चीजों को छोड़ के हम जाएं साधना, तपस्या। सेकंड हाउस राहु वाले को लगता है पैसे से जो काम मैं कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता, मेरी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। वरना उसको खुद कोई अटैचमेंट। तो जिस हाउस में राहु बैठे, वीनस राहु वालों को लोग कहते हैं लग्जरी, कंफर्ट, पैसे से बहुत अटैचमेंट। आप पूछ के देखिए, वीनस राहु वाले को कोई अटैचमेंट ही नहीं होता। वो तो पैसा आ जाता है, कंफर्ट उनके पास ऑटोमेटिकली आता रहता है। जिस हाउस में राहु बैठेगा वो चीजें आपके पास ऑटोमेटिकली आती रहेंगी।
आपको कोई अटैचमेंट नहीं होगा, आपके दिमाग में हमेशा चलता रहेगा कब छूटे। वीनस राहु वाला हमेशा सोचता है मुझे सिंपल लाइफ जीना, मैं कोई आश्रम आश्रम में जाके रहूं, नहीं चाहिए लग्जरी का। बट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो करना पड़ता। वीनस राहु वाले फेम मिल जाए सोशल मीडिया पर उनको चाहिए नहीं होता, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। उनको लगता है कि अब आ गए हैं एक्सीडेंटली इस फील्ड में, तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये करके जाओ, क्योंकि और कोई कर नहीं सकता आपकी कम्युनिटी में। जैसे राक्षसों में दैत्यों में केवल राहु ही ऐसा था जो अमृत पी सकता था, और कोई नहीं कर सकता। जुपिटर राहु वाला, एक बार ज्ञान मिल जाए धीरे धीरे उसको लगता है कब ज्ञान से छुटकारा मिले, मैं जाके साधना करूं। क्यों? उसको ज्ञान से कोई अटैचमेंट नहीं। तो जिस हाउस जिस प्लेनेट के साथ राहु बैठे उसको आप खुद छोड़ना चाहते हैं, छोड़ नहीं पाते, क्योंकि वो आपकी लाइबिलिटी बन जाती है। आप खुद जाके साधना तपस्या करना चाहिए। इसलिए आप देखिए, सन राहु, मून राहु, लगन लॉर्ड के साथ राहु, ये लोग हमेशा अकेले रहना चाहते हैं, शांत जगह पे रहना चाहते हैं। और ऐसे लोग जिनका राहु प्रोमिनेंट हो, सन राहु, लगन राहु, मून राहु, ये लोग हमेशा जप तप कर्म कांड इन चीजों में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, बहुत स्पिरिचुअल होते हैं। जितने स्पिरिचुअल लोग होंगे उनके चार्ट में आपको राहु प्रोमिनेंट, और जितने स्पिरिचुअल लोग होंगे या जिनके चार्ट में राहु प्रोमिनेंट होगा वो सब शिव जी के बहुत बड़े भक्त होते हैं। लगन राहु, मून राहु, सन राहु, लगन लॉर्ड के साथ राहु, आत्मकारक राहु, एक्सट्रीम डिवोटेड। यहाँ से एक रेमेडी भी निकल के आता है। जिस हाउस में राहु बैठा है वहां पे आपकी प्रॉब्लम केवल शिव जी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि राहु को फेम का मार्ग उन्होंने बताया। आप शिव जी की साधना कीजिए, उस हाउस में मुक्ति का मार्ग आपको शिव जी देंगे। ये दूसरा प्रिडिक्शन। तीसरा, लोग कहते हैं राहु बहुत डिप्लोमेट। जब आप राहु का स्टोरी पढ़ेंगे वो बहुत भोला भाला था, उसको कुछ नहीं पता। जिस हाउस में राहु बैठे, जिस प्लेनेट के साथ बैठे, वहां पे आप बहुत इनोसेंट होते हैं, आपको कुछ पता ही नहीं होता इनिशियल, लोग आपको चीट कर लेते हैं। लगन राहु वाला इतना भोला भाला होता है, हर कोई उसको चीट करता है। सन राहु वाले बहुत भोले भाले होते हैं, उनको लोग चीट करते हैं। फिफ्थ हाउस राहु वाले को लोग कहते हैं बड़ा चालाक होगा, अरे वो इतना भोला भाला होता है कि रास्ते चलते उसको लोग बेवकूफ बना सकते हैं। मून राहु का भी यही हाल। सेवंथ हाउस राहु बैठा, रिलेशनशिप में आप इतने इनोसेंट होंगे, सेवंथ हाउस राहु, वीनस राहु, लोग आपको चीट कर लेंगे। तो जिस हाउस में राहु बैठे, जिस प्लेनेट के साथ बैठे, वहां बहुत इनोसेंट नेव होते हैं और बहुत डिवोटेड होते हैं, ब्लाइंड फेथ होता है, तो लोग आपको चीट कर। नाइन्थ हाउस राहु बैठे, नॉलेज को लेके, एजुकेशन को लेके गुरु ऐसे मिल जाएंगे आपको चीट कर लेंगे, आप तो बहुत भोले वाले। टेंथ हाउस राहु वालों के साथ कैरियर में धोखा होता है। क्यों? राहु इतना भोला भाला था कि जब राहु का विवाह होना था, राहु तो बस अपने गुरु जी को फॉलो करता। एक ऋषि थे, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, सुप्रति नामोच ऐसी नाम, उनकी कन्या थी, उनको उसका विवाह राहु से करना। तो शुक्राचार्य ने कहा कि देखो जबरदस्ती तो कर नहीं सकते, तो ऐसा करते हैं कि आपके घर में जब यज्ञ होगा तो राहु देव को भेज देंगे, क्योंकि राहु देव दानवों के जो यज्ञ थे, कर्म कांड थे, वो करवाते थे, उनके आचार्य थे वो। अब आप समझिए, राहु देव बेसिकली आचार्य। तो जब वहां पे रहेंगे तो आप अपनी कन्या से कहिएगा इनकी सेवा करें, अगर ये प्रसन्न हो जाएंगे तो ये संभव है। और ऐसा होता है, ये उनके घर में रह के यज्ञ करवाते हैं, उनकी कन्या इनकी बहुत सेवा करती है। जब प्रसन्न हो जाते हैं, जाते हुए ये कहते हैं कि आप देवी हमसे कोई वरदान मांग। अब उस कन्या को भी इनसे विवाह करना था, बट ये इतने बोले थे इनको पता ही नहीं चला। तो उसने कहा कि देखिए, अगर आप मुझे कोई आशीर्वाद देना चाहते हैं तो बस ये दे दीजिए कि जो मेरे मन की इच्छा पूरी हो जाए। और उसके मन की इच्छा ये थी इनसे विवाह। इन्होंने कहा ठीक है, आप जाइए, शिव जी की और माता पार्वती की आराधना की जाएगी, हो जाएगा। मतलब इतने बोले थे, इनको पता ही नहीं चला उसकी फीलिंग और इमोशंस। अब बाद में उसने साधना की शिव जी के वरदान से, बाद में उसका विवाह इनसे ही हुआ। तो राहु जिस भाव में बैठा होता है बहुत इनोसेंट होते हैं, जिस प्लेनेट के साथ बैठा हो। वीनस राहु वाले रिलेशनशिप में इतने इनोसेंट होते हैं, बार बार इतने इनोसेंट होते हैं कि आपको उस चीज का पता ही नहीं होता। वीनस राहु, सेकंड हाउस राहु, इनको पैसे के बारे में पता ही नहीं होता, इनिशियली पैसे का कोई ज्ञान ही नहीं होता। वो तो बाद में धोखा खा खा के समझ में आता है कि पैसा भी जरूरी। वीनस राहु सेकंड हाउस राहु वाले जानते ही नहीं पैसे को कैसे हैंडल करता है। जुपिटर राहु नाइन्थ हाउस राहु वाले को ज्ञान से कोई लेना ही देना नहीं होता शुरुआत। वो तो धीरे धीरे उसको समझ में आता है, जब धोखे मिलते नहीं, ज्ञान बहुत। एक और प्रिडिक्शन राहु, आज मैं प्रूव करके मानूंगा कि राहु सबसे शुक्र है।
एक प्रिडिक्शन राहु का है कि राहु जिस हाउस में बैठे, जिस प्लेनेट के साथ बैठे, लोग समझते हैं कि ये इस एरिया में हर इंसान शॉर्टकट लेता है। लगन राहु, सन राहु वालों को लोग समझते हैं अरे ये बहुत डिप्लोमेटिक है, शॉर्टकट मारता है। बिल्कुल गलत बात। प्रिडिक्शन ये है कि जिस हाउस में राहु बैठे, जिस प्लेनेट के साथ बैठे, वहां पे बहुत स्ट्रगल करवाएगा इनिशियली, बहुत हार्ड वर्क कर, तब जाके वो सक्सेस मिलती है। होता लेकिन ये है कि जब आप बहुत स्ट्रगल कर लेते हैं तो उस एरिया में आपको बहुत इन डेप्थ नॉलेज हो जाता है। तो आपको पता होता है कि ये चीजें प्रैक्टिकली करना कैसे है, आपको एक एक लूप होल्स प्लस माइनस सब पता होता है, इसीलिए आप उस चीज को इस तरीके से कर पाते हैं, कोई और नहीं कर सकता। तो लोगों को लगता है शॉर्टकट मार रहा है, लेकिन आप समझिए शॉर्टकट भी वो ले सकता है जिसको पहले पूरा नॉलेज हो उस चीज का। किसी भी प्रोफेशन, किसी भी काम में आप शॉर्टकट तब ले सकते हैं जब पूरा इन डेप्थ नॉलेज होगा उस चीज, हर एक लूप होल पता होंगे, तब आप उसको कर सकते हैं। जिसको ज्ञान नहीं होगा शॉर्टकट भी नहीं ले सकता। तो आपके ऊपर वाले हाउस में ये ब्लेम लगता है। तो लगन राहु, सन राहु, मून राहु वालों पर ये ब्लेम लगता है शॉर्टकट मार। सेवंथ हाउस राहु, वीनस राहु, लोग कहते हैं वीनस राहु है, शॉर्टकट से पैसा कमाएंगे। शॉर्टकट नहीं होता। उसने इतने झटके खाए हैं वीनस राहु वाले ने, उसको पता है कि पैसा कैसे बनाना है। सेकंड हाउस राहु वाले ने इतने धोखे झेले हैं, उसको पता है पैसा कैसे बनाना है। टेंथ हाउस राहु वाले ने कैरियर में, सैटर्न राहु टेंथ हाउस राहु वाले ने कैरियर में इतने धोखे खाए, अब उसको पता है कैरियर में ऊपर बढ़ने के लिए क्या, क्या डिप्लोमेसी चाहिए, क्या शॉर्टकट लेना। क्यों? वो भी समझिए, शास्त्रों में लिखा है कि राहु ने बहुत कठोर तप किया था। राहु शुरू से बहुत तप जप करने वाले, शुक्राचार्य के आश्रम में रहकर उन्होंने एक से एक तप जप किया और बहुत ज्ञान अर्जित किया, इसीलिए देवताओं के आचार्य बने। शुक्राचार्य जी के जाने के बाद देवताओं को, सॉरी, दैत्यों के आचार्य बने थे राहु। अमृत पाने के लिए उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की, कई युग बीत गए थे। जब तपस्या करके वापस आए तो उनको, उन्होंने पूछा मेरी बेटी, मेरी पुत्री, मेरी पत्नी कहाँ, तो पता चला वो सब तो जा चुके हैं संसार से, कई युग बीत चुके हैं, अब आपको होश आया। कितना कठोर तप। तो राहु वाले हाउस में जिस प्लेनेट के साथ बैठा है, जिस हाउस में बैठा, वहां कठोर तप मतलब आपको बहुत हार्ड वर्क करना है। एक्सट्रीम हार्ड वर्क करेंगे तब वो चीज आपको मिलती है। लेकिन लोगों को ये लगता है, वो कहते हैं ना, द प्रॉब्लम विद द हेटर्स इज दैट दैट दे सी माई ग्लोरी बट दे डोंट सी द पेनफुल। वो होता है आपके साथ कि जिस हाउस में राहु बैठता, वहां आपके हार्ड वर्क को, वहां आपकी स्ट्रगल को कोई नहीं देखता। आप सक्सेसफुल हो गए, फेम मिल गया, अरे शॉर्टकट मारा इसने तो, ये किया वो किया। कि एक और प्रिडिक्शन है राहु। तो राहु का रेमेडी ये है कि आप देखिए जहां राहु बैठा है, बस शिव जी की आराधना कीजिए, वही आपको मार्ग दिखा सकता है। दूसरा, तप कीजिए, आपको हार्ड वर्क करना है तभी सक्सेस मिलेगी। ये राहु का स्टोरी है। और यही दो रेमेडी है जो सबसे इफेक्टिव है राहु। आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमारा टीचर्स डे पे 3 डे का फ्री क्लास आ रहा है। जी हाँ, 5 सितंबर को टीचर्स डे है। तो 5th, 6th और 7th सितंबर 3 दिन हमारे यहाँ फ्री क्लास होगा, जो कि नौमांश के ऊपर है कि नौमांश से कैसे देखना है मैरिज और रिलेशनशिप का पूरा एनालिसिस कैसे करना है, कैसा स्पाउस होगा, मैरिड लाइफ कैसा रहेगा। और जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फोकस होगा वो मैरिज टाइमिंग पे होगा। तो हम नौमान से स्टडी करेंगे मैरिज और रिलेशनशिप के बारे में, और मैरिज को टाइम कैसे करना है, मैरिज और रिलेशनशिप को। तो 3 डे का फ्री क्लास है टीचर्स डे पे। 5th सितंबर, 6th और 7th सितंबर, 5 से 7 सितंबर तक होगा। और 9 PM से 11 PM के बीच में रात में क्लास होगा। और ये क्लास कंप्लीटली फ्री है सभी के लिए, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, और क्लासेस जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज की जाएंगी। तो आप हमारे यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे आपको क्लास की बाकी इन्फॉर्मेशन और आपको जूम लिंक मिल जाएगा। तो सभी लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। कंप्लीटली फ्री क्लास है टीचर्स डे के लिए। जैसा आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ रेगुलर फ्री क्लास आती रहती है, और हमारे यहाँ फ्री क्लास भी हम लोग उसी तरीके से लेते हैं जैसे पेड क्लास। फ्री क्लास का कंटेंट भी हमारे यहाँ पेड की तरह ही होता है। ऐसा नहीं फ्री के नाम पे कोई टाइम पास हो। तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी फ्री क्लास का बेनिफिट उठा पाए। तो हम इसमें स्पेशल फोकस रखेंगे मैरिज टाइमिंग के ऊपर, बाकी भी चीज़ें स्टडी करेंगे नौमान से मैरिज और रिलेशनशिप के बारे में। तो राहु केतु, ये पहले स्वर भानु। अब यहां से आप समझिए, स्वर भानु, इसका अगर आप विच्छेद करें तो दो शब्दों से मिलके बना, स्वर और भानु। स्वर का मतलब होता है वॉइस, भानु जो है सिनोनिम है सूर्य का। ठीक। तो जब राहुदेव पैदा हुए थे तो उनकी चमक, उनका तेज बिल्कुल सूर्य की तरह, उनकी वॉइस भी वैसी ही थी, सूर्य की तरह अथॉरिटेटिव, बोल्ड। और जब वो पैदा हुए तो उसके कुछ क्षण बाद ही ना उन्होंने सूर्य देव की तरह अथॉरिटेटिव या बोल्ड स्पीच में अपने माता पिता और अपने भाई को नमन किया।
इसीलिए उनके माता पिता ने इनका नाम स्वर्भानु, और उनकी माता स्वयं भी सूर्य की शिष्या थी। तो इससे पता चलता है कि राहु के अंदर बहुत सारी क्वालिटी सूर्य वाली है। सूर्य जैसा तेज है, सूर्य जैसा बोल्ड एटीट्यूड है। अब इसी स्टोरी का एक दूसरा पार्ट, कि जब राहु देव ने तपस्या की थी शंकर जी की अमरता का वरदान पाने के लिए, शंकर जी ने जब उन्हें वरदान दिया था तो शंकर जी ने उन्हें स्वयं कहा था, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया, कि जब समुद्र मंथन के बाद अमृत वितरण हो रहा होगा तो देवताओं की पंक्ति में सभी लोग बैठे, उसमें सूर्य और चंद्रमा साथ में बैठे, तो चंद्रदेव सूर्य देव का ताप सहन नहीं कर पाएंगे, वो उनसे कुछ दूर हो जाएंगे। तो उसकी वजह से जो बीच में स्पेस बन जाएगा सूर्य और चंद्र के बीच में, उसके बीच में आप बैठ जाइएगा, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता है कि आप सूर्य के ताप को सहन कर सकते हैं। इसके अलावा उनके गुरु शुक्राचार्य ने भी उन्हें वो योग विद्याएं सिखाई थी जिससे वो गर्मी को सहन कर पाए। तो केवल राहु है जो सूर्य के ताप को सहन कर सकता है। इसीलिए आपकी कुंडली में, आपके चार्ट में राहु जिस प्लेनेट के साथ बैठे, जिस ग्रह के साथ बैठे, जिस हाउस में बैठे, जिस राशि में बैठे, वहां पे देखिए कुछ भी इनजस्टिस हो रहा होगा ना, तो आप ही केवल अपने बॉस अथॉरिटेटिव लोगों को वहां पे आप ही चैलेंज कर पाओ। 10th हाउस राहु, कैप्रिकॉन राहु वाला, ऑफिस में कुछ भी गलत हो रहा होगा, अपने बॉस को, अपने हाई अथॉरिटी वाले लोगों को चैलेंज कर सकता है। यही रीजन है कि राहु सूर्य को ग्रहण लगा देता है, और कुछ नहीं। 2nd हाउस राहु बैठे, फैमिली में कुछ गड़बड़ हो रहा होगा, आप ही फैमिली में चैलेंज कर सकते हैं, और किसी में इतना कैपेसिटी। 7th हाउस राहु है, पब्लिक डीलिंग में कुछ भी गड़बड़ हो रहा होगा, केवल आप चैलेंज कर सकते हैं। लगन राहु वाले का हैबिट है, कहीं भी इनजस्टिस होगा तो वो स्टेप लेगा, इनिशिएटिव लेगा। 9th हाउस राहु, 9th लॉर्ड के साथ राहु, जुपिटर के साथ राहु, अगर ऐसे लोग अपने गुरु को चैलेंज कर, भाई ऐसा तो है नहीं गुरु है तो बिल्कुल सही होंगे, खासकर आजकल कलयुग, भाई गुरु ज्ञान नहीं दे रहे हैं, गुरु भी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो ये हैं जो गुरु पे क्वेश्चन उठा सकते हैं। लेकिन अब बात यहीं पे आती, अगर आप सही तरीके से उठाएंगे, अगर आप निगेटिव वे में जाके केवल क्रिटिसाइज कर रहे हैं, गलत तरीके से उंगलियां उठा रहे हैं, तो लोग आपके ऊपर भी उंगली उठाएंगे। तो राहु वाले हाउस में, जिस हाउस में राहु बैठा, जिस प्लेनेट के साथ बैठा है, जिस राशि में बैठा, वहां पे कुछ इनजस्टिस होगा तो अथॉरिटेटिव लोगों को आप ही चैलेंज कर सकते हैं। पर सही तरीके से कीजिए, वरना इसके निगेटिव रिजल्ट भी मिलेंगे। जुपिटर राहु है, आप बार बार गुरु के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। आप पॉजिटिव वे में करें, कि भाई वाकई कुछ गलत हो रहा है तो आपको आवाज उठानी चाहिए, और ये केवल आप ही कर सकते। 7th हाउस राहु, 7th लॉर्ड के साथ राहु, वीनस राहु, रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ होगी तो ये इंसान उठेगा। नॉर्मली क्या होता है, लोग सोचते हैं रिलेशनशिप में कंप्रोमाइज करके रहेंगे, ये नहीं रहेंगे। लेकिन अब इसका एक और साइड, कि एकदम से हम चैलेंज नहीं करते अथॉरिटी। जिस भी हाउस में राहु बैठता है वहां पे, या जिस प्लेनेट के साथ बैठे, पहले वहां बहुत डिवोटेड होते हैं, एक्सट्रीमली डिवोटेड होते हैं, लेकिन फिर भी डिवोटेड होते हुए भी जब हमें धोखा मिलता है, चीटिंग मिलता है, तो हम ही ऐसे हैं जो उठ खड़े होते हैं और इनिशिएटिव लेते हैं। वीनस राहु वाला रिलेशनशिप में बहुत डिवोटेड होता है, लेकिन जब लोग उसको बार बार चीट करते हैं तब वो डिप्लोमेटिक होता है। जुपिटर राहु वालों को गुरु धोखा देते हैं, गुरु उनको ज्ञान ही नहीं देते, या उनको जल्दी ज्ञान देते ही नहीं लोग। जब बार बार उन्हें, वो डिवोटेड होते हैं गुरु को लेके, लेकिन नहीं मिलेगा तब वो इनिशिएटिव लेंगे, कहीं से भी मुझे इसे गेन करना है, कितनी भी मेहनत है। क्यों? क्योंकि राहु हमेशा अपने गुरु के साथ रहे और बहुत डिवोटेड थे, उन्होंने कभी गुरु को छोड़ा ही नहीं। इससे आप देखिए कि जिस हाउस में राहु बैठे वहां बहुत डिवोटेड होते हैं। 2nd हाउस राहु, 2nd लॉर्ड के साथ राहु, फैमिली के लिए जान छिड़क देंगे। बट जब देख लेंगे बार 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 कि फैमिली ही साथ नहीं दे रही, तब ये डिप्लोमेट। तो आप जिस हाउस में राहु हो, जिस प्लेनेट के साथ हो, वहां आपके अंदर कैपेसिटी है अथॉरिटी को चैलेंज करने की, अगर कुछ इनजस्टिस हो रहा है। लेकिन आप तभी करते हैं, पहले आप डिवोटेड होते हैं, ये बात फैक्ट है। जब बार 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 टॉलरेट करने पे भी ऐसा होता रहता है इनजस्टिस, तभी आप चैलेंज। तो जिस हाउस में राहु बैठे आप बहुत डिवोटेड होते हैं, लेकिन आपके साथ फिर भी धोखा होता है। और जब बार बार धोखा होता है तभी आप इनिशिएटिव लेके अथॉरिटेटिव फिगर को चैलेंज करते हैं। ये प्रिडिक्शन। अब और देखिए, राहु वाले हाउस में बहुत इनोसेंट, हमें पता ही नहीं होता, वो एरिया में एक्सप्लोर करने आए, क्योंकि स्वर भानु को कुछ पता ही नहीं था।
अब इसमें केतु का भी जिक्र आएगा, वो भी मैं बताऊं। स्वर भानु को कुछ पता ही नहीं था, वो तो बस अपने गुरु जो आज्ञा दे देते थे ब्लाइंडली उसको फॉलो। तो राहु जिस हाउस में बैठता वहां पे आप ब्लाइंड फेथ रखो, इसीलिए आपके साथ होता है। वीनस राहु रिलेशनशिप में ब्लाइंडली ट्रस्ट कर। जुपिटर राहु गुरु पे ब्लाइंड फेथ, अरे गुरु ने कहा। सेकंड हाउस राहु फैमिली पे ब्लाइंड फेथ। मून राहु फोर्थ हाउस राहु मदर पे अंधविश्वास, अंधा विश्वास, पूरा डिवोटेड। सिक्स हाउस राहु जॉब में आप पूरा ब्लाइंड फेथ है, पूरी तरीके से अपना काम कर रहे हैं, कोई कुछ भी कह रहा है आप सब करें। एट्थ हाउस राहु इन लॉस पे ब्लाइंड फेथ। 12th हाउस राहु, आप देखिए, फॉरेनर पे। 12th हाउस आपकी ग्रैंड मदर का हो। लिविंग नॉन लिविंग दोनों सिग्निफिकेशन, अब वहां पे आप ब्लाइंड फेथ करें। 10th हाउस राहु वर्क प्लेस पे आप लोगों पे ट्रस्ट करें। 9th हाउस है बॉस है गुरु पे। आप ब्लाइंड फेथ करते हैं फिर भी आपके साथ धोखा होता है। तो उसका रेमेडी है डिप्लोमेटिक होइए। डिप्लोमेटिक होने का मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरे का नुकसान। अपने अधिकारों की बात करना कभी भी गलत नहीं। हमारे यहाँ कहा गया अहिंसा परम। लेकिन समय आने पे जब आपको अपने अधिकारियों की बात करनी पड़े, इनजस्टिस हो रहा हो, तो आपको युद्ध करना पड़ता है। तो जहां पे राहु वहां डिप्लोमेटिक हुई है, दूसरे का नुकसान मत कीजिए बट अपने अधिकारों के लिए लड़ो। यही आपके सक्सेस का मूल मंत्र है, अदरवाइज आपके साथ बार बार धोखा होता रहेगा अगर आप ब्लाइंड फेथ कर। क्योंकि राहु का, राहु स्वर भानु का हैबिट था, वो डिवोटेड थे पूरी तरीके से। तो जिस प्लेनेट और जिस हाउस में राहु बैठे वहां ब्लाइंड फेथ मत रखिए, डिवोटेड है। ये एक बेस्ट रेमेडी है। और देखिए, राहु जिस हाउस में जिस प्लेनेट के साथ बैठे वहां हायर गोल के लिए, इसीलिए वहां के लिविंग सिग्निफिकेशन से वो आपको डिटैच कर दे। क्यों? राहु को अमरता मिलनी थी, इसीलिए उसे परिवार से अलग होना पड़ा, शुरू से आश्रम में रहना पड़ा शुक्राचार्य। फिर उसके बाद एक समय आया है कि वो शुक्राचार्य जी से बहुत अटैच था। लेकिन हुआ क्या, फिर उसे शंकर जी की साधना करने जाना पड़ा कई वर्षों के लिए। शुक्राचार्य जी फिर उससे भी वो दूर हुए। फिर जब वो वापस आए तो उसके कुछ टाइम बाद जो है शुक्राचार्य जी वापस कैलाश पे चले गए। उन्होंने कहा कि अब आप ही संभालिए दैत्यों के गुरु का पदभार। क्यों? क्योंकि वो हायर गोल के लिए आया। तो जिस हाउस में राहु बैठा, जिस प्लेनेट के साथ बैठा, वहां आप हायर गोल के लिए आए। तो वहां के लिविंग सिग्निफिकेशन से आपका अटैचमेंट तो बहुत हो जाता है, लेकिन वहां से आपको डिटैच होना ही है। सेकंड हाउस राहु आपको फैमिली से डिटैच होना ही है। फोर्थ हाउस राहु मून राहु मदर से दूरी करेगा। सेवंथ हाउस राहु वीनस राहु रिलेशनशिप से आपको दूर ले जाएगा, क्योंकि आपके हायर गोल है। आपको पैसा कमाना है, बहुत सारी वेल्थ कमानी, चैरिटी करना है, ये करना है। सेकंड हाउस राहु वीनस राहु वाले पैसा कमाते ही चैरिटी के लिए, उनका गोल होता है बड़े काम, चैरिटेबल। 10th हाउस राहु, 10th लॉर्ड राहु, सैटर्न राहु, कोई बड़ा कर्म आपको करना। 9th हाउस राहु 9th लॉर्ड के साथ राहु फादर से दूर करेगा, क्योंकि ज्ञान के क्षेत्र में आपको कुछ बड़ा करना है। जुपिटर राहु, जुपिटर राहु 9th लॉर्ड राहु आपको गुरु से अटैचमेंट हो जाएगा, गुरु से दूर कर देगा, क्योंकि ज्ञान के क्षेत्र में आप कुछ बड़ा करने हैं। इसी तरह से जिस हाउस में राहु, थर्ड हाउस में बैठे कुछ ऐसा नया इनिशिएटिव, कुछ ऐसा नया करने आया। एट्थ हाउस में राहु बैठे कोई नई रिसर्च करने आए। तो जिस हाउस में राहु बैठे, जिस प्लेनेट के साथ बैठे, उस लिविंग सिग्निफिकेशन से आपको दूर कर देगा, क्योंकि उस क्षेत्र में आप कुछ हायर गोल अचीव कर, संसार के लिए कुछ करने हैं। क्योंकि राहु केतु को ये वरदान दिया गया था कि आप अमर हो जाएंगे, उसके बाद आप नौ ग्रहों में स्थापित हों। फैमिली के लिए नहीं आए थे। ये याद रखिए। ठीक। इसके अलावा देखिए, जब आप और स्टोरी पढ़ेंगे ना स्वर भानु, तो आपको ये सारे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, तो आपको कर्म भी वैसे ही करने। अब लास्ट टाइम मैंने फेम की बात की कि राहु जिस हाउस में बैठे वहां पे आप डेस्टिन्ड है फेम पाने। लेकिन स्टोरी का दूसरा साइड क्या, कि स्वर भानु का जब जन्म हुआ था ना,
तो नारद जी ने कहा था कि ये बालक दैत्य कुल में पैदा हुआ, इसमें सामर्थ है अमर। उन्होंने ये नहीं कहा था कि अमरता आपको ऐसे ही मिल जाएगी बैठे। फिर उन्होंने कहा था अगर इसका सही मार्गदर्शन किया जाए तो आप इसे मुझे सौंप दीजिए उनके माता पिता से। तो मैं इसे गुरु शुक्राचार्य के पास ले जाऊंगा, उनके मार्गदर्शन में उसे अमरता मिली। फिर वो जब गुरु शुक्राचार्य जी के आश्रम में गए तो बहुत वर्षों तक रह के ज्ञान साधना सब किया। जब ज्ञान अर्जित कर लिया तब शुक्राचार्य जी ने उन्हें भेजा शिव जी की तपस्या के लिए। फिर उन्हें कई वर्षों तक कठोर तपस्या, कई वर्षों तक नहीं कई युगों तक, इतने वर्ष बीत चुके थे कि जब वो तपस्या से वापस आए तो उनकी जो अर्धांगिनी थी वो भी इस संसार में नहीं थी, उनकी पुत्री भी इस संसार से जा चुकी थी, पुत्री के भी बच्चे जो थे वो भी जा चुके थे, इतना समय बीत चुका। उन्हें कुछ याद ही नहीं था। जब लौट के आए वो पूछते हैं तब लोग उन्हें बताते हैं कि आपको तो बहुत वर्ष हो चुके हैं, वो तो कितनी पुरानी बात होगी। तो राहु जिस हाउस में बैठे वहां डेस्टिन्ड है आप फेम के लिए, सक्सेस के लिए। बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे राहु को कठोर तप करना। सेकंड हाउस राहु है पैसे के लिए, इनिशियली आपसे मेहनत करवाएगा। वीनस राहु आप पैसा पाएंगे ये डेफिनेट है, लेकिन पहले इनिशियली आपको बहुत स्ट्रगल और हार्ड वर्क दे। टेंथ हाउस राहु सैटर्न राहु कैरियर में आप हाई लेवल पे जाएंगे, बट पहले आपको इनिशियली बहुत स्ट्रगल करवाया। नाइन्थ हाउस राहु, नाइन्थ लॉर्ड के साथ राहु, जुपिटर के साथ राहु, ज्ञान तो आपको मिलना ही मिलना है, लेकिन उसके लिए पहले आपको बहुत भटकाएगा, बहुत स्ट्रगल करवाएगा। ये लोग बेचारे बहुत भटकते हैं नॉलेज। जल्दी टीचर के पास जाएंगे, टीचर को सिखा नहीं रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ज्ञान नहीं मिलता। लेकिन आपको स्ट्रगल करवाएगा पर मिलेगा। सेवंथ हाउस राहु, सेवंथ लॉर्ड राहु पब्लिक फेम आपको देगा, लेकिन पहले आपको भगाएगा। फोर्थ हाउस राहु, फोर्थ लॉर्ड के साथ राहु, प्रॉपर्टी है गाड़ी सब मिलेगा, पहले आपको भगाएगा। पहले आपको मेहनत करवाएगा, मेहनत कीजिए फिर मिलेगा। तो जिस हाउस में राहु बैठे वो मिलेगा आपको उस क्षेत्र में, लेकिन पहले आपको इनिशियल ईयर्स में स्ट्रगल बहुत देगा, फिर देगा। क्योंकि राहु को भी मिला था कठोर तप के बाद, ऐसा नहीं कि बिना तप किए मिल गया। अब आप देखिए, राहु शुक्राचार्य जी के बहुत बड़े भक्त थे, ठीक है। जब उन्होंने अमृत पान भी कर लिया था ना, तो अमृत पान के पश्चात भी अगर वो चाहते विष्णु जी तो ये अमर नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने जो है इनकी गर्दन काट दी थी सुदर्शन चक्र से। बट अगर विष्णु जी चाहते तो सुदर्शन चक्र में अग्नि बाण होता, वो इनसे इनके विष को सुखा, सॉरी अमृत को सुखा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्योंकि विष्णु जी स्वयं चाहते थे कि अमर हो जाए और नौ ग्रहों में स्थापित। अब विष्णु जी को यह बात पता थी कि शंकर जी ने इनको वरदान दिया। बट उसके पहले का स्टोरी ये है कि राजा बलि ने रासु यज्ञ किए थे 100, कि रासु यज्ञ अगर 100 संपन्न हो गए तो तीनों लोकों में अजय हो जाए। पर देवताओं को लगा अगर ये अजय हो गए तो दैत्यों का शासन हमेशा के लिए स्वर्ग पे हो जाएगा। तो उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, तो भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिए कि नहीं मैं आपको आपका स्वर्ग दिला के रहूं। दूसरा, सृष्टि चलती भी ऐसे, तो भगवान विष्णु को ये करना ही था भाई, ईश्वर थे, उन्हें तो नियम का पालन करते हुए सृष्टि का संचालन भी करना है। तो ये नहीं चाहते थे कि दैत्यों के हाथ में चले जाए, क्योंकि राजा बलि के बाद और भी तो दैत्य आने वाले थे, हमेशा राजा बलि तो रहते। तो उन्होंने वामन अवतार में जाके राजा बलि से मांग लिया था। तो वामन अवतार में जब वो गए थे वहां मांगने, तो जो राजसूय यज्ञ हो रहा था उसके पुरोहित जो है स्वरभानु ही थे, वही यज्ञ करवा रहे, और 99 यज्ञ कंप्लीट हो गए थे। 100 यज्ञ भी पूरा हो गया था, सब कुछ हो गया था। तो उससे राजा बलि को आशीर्वाद तो मिल गया था, बट अजय होने से पहले ही आकाशवाणी हो गई और वामन अवतार में वो आए और उन्होंने सब कुछ मांग लिया। पर 100 यज्ञ इनके कंप्लीट हो गए थे। लेकिन इस बात से भगवान विष्णु को बहुत दुख हुआ, क्योंकि राजा बलि उनके अनन्य भक्त, तो उनको बहुत गिल्ट फील हुआ। तो उन्होंने राजा बलि से कहा "आप पाताल लोक में जाके शासन कीजिए"। और इस गिल्ट फील की वजह से भगवान विष्णु स्वयं उनके अंगरक्षक के रूप में वहां गए। और राजा बलि को यह बात पता ही नहीं थी कि उनके जो अंगरक्षक है वो भगवान विष्णु, पर स्वरभानु को ये बात पता थी। स्वरभानु ने उन्हें पहचान लिया, पर भगवान विष्णु ने उनको रोक दिया। तो स्वरभानु ने कुछ नहीं कहा, और स्वरभानु ने उनकी स्तुति की और खूब साधना की जब तक भगवान विष्णु वहां पे रहे। एक लंबी स्टोरी। तो भगवान विष्णु की भी उन्होंने बहुत साधना की थी, तो वो शिव जी के साथ साथ भगवान विष्णु के भी भक्त। तो भगवान विष्णु उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। तो बाद में जब भगवान विष्णु वहां से वापस चले आए अपने वैकुंठ धाम, और जब समुद्र मंथन हुआ तो उन्होंने अमृत तो दे दिया, लेकिन वही है कि उन्होंने देवताओं से पहले ही वो कह चुके थे कि अमृत केवल देवताओं को मिलेगा, ठीक है। तो उनको इसका भी ध्यान रखना था, इसीलिए उन्होंने स्वरभानु का गला काट दिया और उसका अमृत नहीं सुखाया, क्योंकि वो उनके भक्त थे स्वरभानु, वैसा नहीं कर सकते थे। और स्वयं भगवान शिव जी ने उन्हें वरदान दिया था। पर उनको इतना दुख हुआ कि उन्होंने तुरंत ही
ये बात स्वरभानु ने स्वयं कही, आप जाके पढ़ेंगे शास्त्र कि भगवान विष्णु को मुझसे इतना प्रेम था कि तुरंत वो मेरे पास दौड़ कर आए और उन्होंने शिव जी का आवाहन किया और ये कहा कि अपने प्रिय नागराज का सर जो है स्वरभानु के धड़ पे लगा दें और उसका जो धड़ है उसके सिर पे लगा दें। ये पूरा स्टोरी। ये बात स्वरभानु को पता थी, वो भगवान विष्णु के भी अनन्य भक्त थे। तो जहां कहीं भी आप देखिए, आपके चार्ट में राहु बैठा होगा ना, वहां पे ये है कि आपको, आप डेस्टिन्ड है फेम पाने के लिए, बट आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और ये अमृत भी मिला कैसे? शुक्राचार्य जी के मार्गदर्शन से। आप देखिए, इसीलिए जहां पे राहु बैठा होता उसका रेमेडी आपको वीनस से ही मिल सकता है, वहां पे वीनस वाली क्वालिटी है। आप वीनस के भी पॉजिटिव और नेगेटिव दो साइड, लग्जरी, भोग, विलास, कंफर्ट, हम उस तरफ चले जाते हैं, इसीलिए राहु देव में नेगेटिव फल देते हैं। पॉजिटिव साइड क्या है? वीनस, शुक्राचार्य बहुत इंटेलिजेंट और एनालिटिकल थे। जुपिटर और वीनस में यही डिफरेंस है, वीनस स्ट्रांग हो इंसान प्रैक्टिकल नॉलेज, फिलोसफिकल नॉलेज होने के साथ साथ प्रैक्टिकल और एनालिटिकल ज्ञान भी। जुपिटर वालों के पास फिलोसफिकल नॉलेज ज्यादा हो। तो जहां पे राहु बैठे वहां पे साथ धोखा नहीं होगा, अगर आप फिलोसफी के साथ साथ एनालिटिकल नॉलेज रखिए, वीनस वाला क्वालिटी रहे। इसी को डिप्लोमेसी कहते हैं, प्रैक्टिकल और एनालिटिकल और फिलोसफिकल सारा ज्ञान वहां होना चाहिए, जैसा कि स्वर भानु के साथ था। तब आप जीवन में सफल हो सकते हैं। तो ये क्वालिटी वीनस की है, शुक्राचार्य की। शुक्राचार्य उनके गुरु थे, तो आपको भी ये क्वालिटी अडेप्ट करनी पड़ेगी वीनस, सॉरी, राहु वाले हाउस में। वीनस राहु रिलेशनशिप में प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए, ब्लाइंड फेथ नहीं। 10th हाउस राहु, 10th लॉर्ड राहु, सैटर्न के साथ राहु, प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलिए, कैरियर में कभी डाउनफॉल नहीं। आप ब्लाइंड फेथ कर लेते हैं, 9th हाउस राहु, 9th लॉर्ड के साथ राहु, बॉस पे कभी ब्लाइंड फेथ मत कीजिए, प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलिए। भाई आप चैरिटी थोड़ी कर रहे हैं वर्क पे से, आप बॉस के लिए काम करेंगे, उससे बॉस को कुछ फायदा हो रहा है, आपका भी फायदा, दोनों का फायदा। सेकंड हाउस राहु, सेकंड लॉर्ड के साथ रहो, प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलिए ना फैमिली, ब्लाइंड फेथ मत कीजिए। तो राहु जहां बैठा वहां पे रेमेडी ही वीनस ही कर सकता है। वीनस के जो पॉजिटिव साइड है, एनालिटिकल, प्रैक्टिकल और नॉलेज, ये लेके चलिए, ना कि ब्लाइंड फेथ, मोह माया लग्जरी में नहीं।